हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारा हिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर होने वाला है और इस फिफ्थ लेक्चर में हम महाजनपद और मगध एम्पायर के बारे में पढ़ रहे होंगे। और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सिक्स्थ लेक्चर में हम मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। इन क्लासेस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले महाजनपद के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। अगर देखो, महाजनपद जनपद से बना है, लेकिन ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि अभी हम बुद्धिज्म और जैनिज्म करके आ रहे हैं, ठीक है। वहां तक मैंने बताई थी ना कि जो सोसाइटी डेवलप हुई थी, जैसे कौसम्बी हुई, राजगिरा हुई, जो सिटी में डेवलप होने की बता रहा था, वो महाजनपद के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वो महाजनपद में ही हमारे टोटल 16 महाजनपद हैं, तो उनमें से ही 16 महाजनपद धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गए थे। तो क्यों हो गए थे? तो उनका रीजन कहीं ना कहीं, अगर आप शुरू के 4 लेक्चर देखे हुए हैं, देखो आपको शुरू से देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है जो हम पहले पढ़ के आ रहे हैं। अच्छा, महाजनपद का मतलब आपको पता है? महाजनपद का मतलब क्या होता है? तो महाजनपद का यहाँ पे मतलब होता है लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। जस्ट वेट अ सेकेंड। लार्ज टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है। महाजनपद का क्या मतलब होता है? लार्ज टेरिटोरियल स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर हमें महाजनपद थे, ये सारी चीज़ें थी, इनके बारे में एविडेंस कहाँ से मिलता है? कभी अगर आपसे पूछ ले, वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि भाई महाजनपद थे। किसी ने 13, किसी ने कितने, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है, जो कि आपका मेंशन है, एक टेक्स्ट है बुद्धिज्म का ही, क्योंकि ये सब बुद्धिज्म के टाइम पीरियड की बातें हैं। तो अगर एक बुद्धिज्म का ही एक टेक्स्ट है, यहाँ पर ये लिख लेना जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, अंगुटर निकाय। अंगुटर निकाया, जो ये अंगुटर निकाया है ना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है आपका। लिख लो बुद्धिस्ट टेक्स्ट। कभी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा टेक्स्ट है आपका, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और यहाँ पर इस टेक्स्ट में 16 महाजनपदों का मतलब मेंशन है। 16 महाजनपद यहाँ पर मेंशन है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि कभी अगर आपसे पूछ ले कि महाजनपद थे, इसका हमें कहाँ से मिलता है, एविडेंस कहाँ से मिलता है, तो अंगुतर निकाय से मिलता है, जो कि क्या है, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और देखो, जो ये महाजनपद थे ड्यूरिंग आपके जो बुद्धिज्म था उस टाइम ही डेवलप हो रहे थे, उससे पहले से डेवलप होना शुरू हो गए थे। उसका बहुत बड़ा रीजन था जो हम समझते आ रहे हैं, जैसे कि धीरे धीरे लिटिल वैदिक एज खत्म हो रहा था। तो हमने देखा था कि आयरन डिस्कवर हो चुका था उस वक्त तक। जब आयरन डिस्कवर हो गया था ना, तो लोगों को जो आपके वेपन्स हैं बनाने में, वो वेपन्स बनाने में आसानी हुई। और लोग एग्रीकल्चर को डिस्कवर कर चुके थे, जैसे हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड में। जब एग्रीकल्चर को, पहले क्या थे, लोग पेस्टोरल होते थे, इधर से उधर एक तरह से नॉमेडिक होते थे, घूमते रहते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हुआ, वेपन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर क्या होने लगा कि उसकी जो आपके जैसे कुल्हाड़ी वगैरह बन गई आयरन की, तो उससे पूरे जैसे रहने के लिए, पेड़ वगैरह को काटने के लिए, साफ जगह करने के लिए, एरिया को एक्सपेंड करने के लिए आसानी से होने लगा। पहले एरिया एक्सपेंड नहीं हो पाता था और लोग एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड होने लग गए। तो जब एग्रीकल्चर वगैरह पे, इन पे सब डिपेंड होने लग गए, तो एक जगह, अब जैसे किसी का कहीं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो उसे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। पहले तो लोगों के, जैसे कहते हैं ना कि लोगों के पास अगर कुछ ना हो, घर भी ना हो, तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेकिन अगर एक जगह अपना घर खरीद ले, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना थोड़ा सा नामुमकिन सा होता है, या थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोगों की जॉब लगेगी, जब आप अपना घर छोड़ के जा रहे होंगे दूसरी जगह जॉब करने, तो बहुत मतलब शुरुआत में तो एक्साइटमेंट होती है, बाद में धीरे धीरे वो घर की याद आने लगती है। और बेवजह तो कोई घर छोड़ के वैसे भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर लोगों को जब एक जगह एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, वेपन्स से उन्होंने पूरा साफ किया है, एक्सपेंड किया धीरे धीरे, तो लोग अपनी जो जगह थी उससे जुड़ने लग गए, अटैच होने लग गए। और अपनी जो टेरिटरी थी, जो रहने का, एक तरह से सिटी बिल्डिंग होना शुरू हुई। और महाजनपद ही है, जैसे अभी आने वाले टाइम में हम बहुत बड़े बड़े एम्पायर पढ़ेंगे, मौर्यन पीरियड, आगे गुप्ता डायनेस्टी, चालुक्य, ये सारे एम्पायर हुए हैं ना। इसकी शुरुआत जो हुई है ना एम्पायर बिल्डिंग की, वो महाजनपद से ही एम्पायर बिल्डिंग की यहाँ पर शुरुआत हुई है, ठीक है। पहले, अभी तो ये महाजनपद है, पहले जनपद होते थे।
पहले क्या, जनपद से ही महाजनपद बने, पहले क्या होते थे, जनपद होते थे। अगर जनपद का लिटरल मीनिंग समझोगे ना तो इसका मतलब होता है फुट होल्ड ऑफ अ ट्राइब that is land to live the settled life of a tribe। तो बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जनपद का मतलब है जहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ जीना शुरू की। तो वहीं से फिर धीरे धीरे और वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा करते गए और वहां पर उभर के आए क्या, महाजनपद। और महाजनपद से ही आप समझ सकते हो कि एक तरह से एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत हुई, जो आगे चल के आप बड़े बड़े एम्पायर पढ़ते हो ना, जिसकी शुरुआत महाजनपद से ही होती है। तो ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं जो आपके पेपर में सवाल बन सकते हैं। टोटल महाजनपद कभी पेपर में पूछे तो टोटल महाजनपद कितने हैं, 16 है। ओके, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है ये जो अंगूठा निकाय है। जब मतलब पढ़ाने के फ्लो में होते हैं तो देखते नहीं है कि हाँ टेक्स्ट यहाँ भी लिखा हुआ है। 16 महाजनपद मेंशन है कहाँ पर, अंगूठा निकाय में, जो कि हमारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ध्यान रखना, ये जो हमारा सुत्त पटाका था ना, मैंने जो पढ़ाया था सुत्त पटाका, उसी उसको पांच पांच उसमें निकाय में वर्गीकृत करा गया था, उसमें से एक अंगूठा निकाय था। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उस वक्त चलो बुद्धिज्म के वक्त भी मुझे ये बता देना चाहिए था, क्योंकि अंगूठा निकाय इम्पोर्टेंट है। लेकिन ठीक है, हम पढ़ तो सीरीज से ही रहे, तो कैसे भी पढ़ लें। अभी देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कैपिटल पूछ लेता है कि इस महाजनपद की कौन सी कैपिटल है। तो हम वही इसमें देखेंगे कि किस महाजनपद की क्या कैपिटल है, और विद हम ट्रिक के साथ देखने वाले हैं कि जिससे कि आपको मैं याद करा पाऊँ, क्योंकि टोटल हमारे 16 महाजनपद हैं। देखो अभी पेपर में एक चीज और करने लग गया है, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे महाजनपद और कैपिटल तो पूछता ही पूछता है, अभी प्रेजेंट लोकेशन पूछने लग गया है। तो महाजनपद और कैपिटल तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ करा दूंगा, और कुछ आप उनकी कुछ महाजनपद की मैं बता दूंगा जिनकी आप डायरेक्ट मॉडर्न लोकेशन याद रख लेना। अब देखो सबकी रखना तो थोड़ा सा आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और महाजनपद देखेंगे, उनकी कैपिटल्स को देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो सबसे पहला महाजनपद है हमारा वो है अंगा। और अंगा की अगर मैं यहाँ पर कैपिटल देखता हूँ तो अंगा की कैपिटल है यहाँ पर चंपा। ठीक है, अब ये कैसे याद करो, तो ऐसे करो कि एक चंपा नाम की लड़की है, वो क्या बनाती है, अंगा बनाती है। जैसे अंगा हमारी तरफ, अब यार यूपी की तरफ जिधर रीजन से मैं बिलोंग करता हूँ ना, उधर पता है क्या बोलते हैं, जो एक तो होती है रोटी, अगर रोटी को मोटा बना दो तो उसको बोला जाता है अंगा। ठीक है, तो चंपा क्या बनाती है, अंगा बनाती है। ठीक है, और ये किस रीजन में है ये थोड़ा छोड़ देना, याद मत करना। मगध, मगध की ध्यान रखना। देखो मगध के बारे में तो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो मगध की पहले कैपिटल राजगिरा थी, बाद में शिफ्ट होके पाटलिपुत्र हो गई थी। तो मगध तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, तो ये तो याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक के साथ याद मत करो। और इसकी मॉडर्न लोकेशन ध्यान रखना, गया एंड पटना। अगर हम बात करें काशी, तो काशी वाराणसी ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। और ये कहाँ है, बनारस में, तो इसको ये तो याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वत्स की क्या है, कौसम्बी। तो ऐसे याद रख लो इसे। ठीक है, ये इलाहाबाद वाले रीजन में है। इसे कैसे याद रखो कि आपकी मम्मी आपसे बोल रही है वत्स मौसम्बी का जूस पी लो। वत्स मतलब बेटा, वत्स मौसम्बी का जूस पी लो। तो वत्स और मौसम्बी से कौसम्बी थोड़ा सा कोरिलेट करके याद करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद कौसाला, कौसाला की यहाँ पर क्या है, श्रावस्ती है। कौसाला की यहाँ पर क्या है, श्रावस्ती है। तो ऐसा याद करो कि, हाँ देखो ऐसे याद कर लो कि जैसे अब यार मैं यार आप गलत सोचोगे, चलो मैं बताता हूँ कि, चलो छोड़ो यार, इसे डायरेक्ट याद रख लेना, है ना। थोड़ा सा ट्रिक मतलब आप जज करने लग जाओगे मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कौसाला और श्रावस्ती, ऐसे इसे याद कर लेना, डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुरसेना। सुरसेना की क्या थी, मथुरा। ठीक है, सुरसेना की क्या थी, मथुरा थी। ठीक है, ये कैसे याद कर सकते हो, तो देखो मथुरा को हम एसोसिएट करते हैं कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान मथुरा से थे, और उनके पीछे काफ़ी सेना लगा दी थी, काफ़ी लोग लगा दिए थे उन्हें मारने के लिए। तो थोड़ा सा ऐसे को रिलेट करके याद कर सकते हो। और ये तो मथुरा में ही है मॉडल लोकेशन, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगी। पंचाला, पंचाला की कैपिटल थी अच्छ तारा।
अभी इनका आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो ना तो मैं अभी आगे दिखा दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। उसके बाद है कुरु। कुरु की क्या थी कैपिटल? इंद्रप्रस्थ थी। कुरु की कैपिटल क्या थी यहाँ पर? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है। और अगर हमें ऐसे इसे याद करना चाहें कि इसे कैसे याद करें, तो ऐसे याद करो कि आप इंद्र की पूजा, आप किसी से पूछ रहे हो कि भैया मैं इंद्र की पूजा करूं या ना करूं, करूं से कुरु और इंद्र, इस तरह से याद हो गया। मातास्य और विराटनगर। तो मातास्य और विराटनगर ऐसे याद करो कि विराट अपनी माँ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, विराट माँ, थोड़ा ऐसे एसोसिएट करोगे तो आपको आराम से यहाँ पे याद हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं, एक बार अगर हम रिपीट करें, अंगा क्या चंपा क्या बनाती है? अगर हम यहाँ पे देखें तो चंपा क्या बनाती है? तो चंपा अंगा बनाती है। राजगीर पाटलिपुत्र मगध की है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। काशी वाराणसी, तो वाराणसी, और वाराणसी को आज भी काशी बोला जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। वत्स क्या करो? मौसम्बी का जूस पी लो। ठीक है। कौशल, ये डायरेक्ट याद कर लेना। सुरसेना, सेना लगा दी किसने? भगवान के पीछे, इस तरह से याद करो। अहिचित्र की जो है यहाँ पर, ये पांचाल है। ठीक है। इंद्र की पूजा करूँ ना करूँ, ये ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है। और ऐसे याद करो यहाँ पर, पांचाल वाली नहीं बताई ना मैंने ट्रिक। ऐसे याद करो कि अगर 5 लोग हों घर में, जैसे आपके देखने वाले, मतलब आपकी जो प्रोटेक्ट करने वाले, अगर आपकी 5 लोग हों घर में, तो आप उनकी छत्र छाया में अच्छे से रह सकते हो। तो इस तरह से याद करो। विराट अपनी माँ की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, इस तरह से हमने मत्स्य याद किया है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर 16 महाजनपद में से जो रह गए हैं, एक है छेदी। तो ऐसे याद करो कि एक कोई इंसान है, उसको आप बंदा बोल रहे हो कि छेदी, छेदी बंदा जो है ना, वो दिल का बहुत अच्छा है, तो छेदी बंदा दिल का बहुत अच्छा है, इस तरह से याद करो। ठीक है। अवंती की क्या है? उज्जैन है। अवंती की क्या है? उज्जैन है। अब देखो उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग पे जाके भोले बाबा के मंदिर पे आके आप क्या करा रहे हो? हवन करा रहे हो। हवन से थोड़ा सा अवंती याद रख लेना, और उज्जैन डायरेक्ट याद कर लेना। उज्जैन मध्य प्रदेश में, ये चीज आपको पता ही होगी। उसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है? गांधार में है। ठीक है। तक्षशिला कहाँ पर है? तो गंधार में है। तो आपका आपका एक दोस्त है जो कि बहुत गंदा रहता है, तो आप उससे बोलो यार क्या तो छुप रही हो, तुम इतने गंदे रहते हो। ठीक है। तो गंधार, तक्षशिला, ऐसे यहाँ पर आप याद कर लेना। उसके बाद आ, आपकी मम्मी जैसे आपसे बोल रही है कि बेटा चुपचाप पोंछा लगा लो, कम बोलो, जैसे आप मना कर रहे हो, तो आपकी मम्मी जी आपसे बोल रही है कि बेटा चुपचाप पोंछा लगा लो और कम बोलो। ठीक है। तो कम, कम बोझ की क्या हो जाएगी? पोंछा, पूंछा। ठीक है। पूंछा पढ़ेंगे ना इसे। अस्मका। अस्मका का क्या है? प्रतिष्ठान। अस्मका का क्या है यहाँ पर? प्रतिष्ठान। तो अब ये कैसे याद करना है आपको? अस्मका प्रतिष्ठान। जैसे आप सपोज दृढ़ ले रहे हो, संकल्प ले रहे हो कि मैं माँ की कसम खाता हूँ, मैं प्रतिष्ठा लेता हूँ कि अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं प्रतिष्ठान लेता हूँ कि अब मैं पढ़ूंगा। तो इस तरह से अस्म का याद रख लेना। और यहाँ पर है आपकी बज्जी। बज्जी की वैशाली, तो बी से बज्जी, बी से वैशाली, इस तरह से याद करो। ठीक है। और यहाँ पर मल्ला। मल्ला की है यहाँ पर अच्छे, अहिचित थारा तो नहीं, तारा तो नहीं होगी। एक नगर, एक सेकेंड। मल्ला की कैपिटल हमने किस तरह से याद की थी कि, अच्छा हाँ एक सेकेंड, मल्ला की कैपिटल है यहाँ पर कुशीनारा। मैंने ऐसे याद की थी। एक मैं जब 5th 6th में पढ़ता था ना, तो वहाँ पर एक लड़के का नाम वैसे तो कुछ और था, लेकिन उसे मल्ल बोलता थे। क्या बोलते थे? मल्ल बोलते थे, मल्ल। तो मल्ल बहुत खुश रहता है, ऐसे कुशीनारा यहाँ पर याद कर लेना। तो ये टोटल आपके 16 महाजनपद हैं, और 2-3 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे ना, आराम से याद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी याद करने में। ठीक है। अब देखो, जो आपके ये टोटल 16 महाजनपद से कैपिटल वगैरह से सवाल बनते हैं, और कुछ खास नहीं पूछता है। लेकिन हाँ, एक महाजनपद था इसमें, अगर हम देखें तो इधर होगा, ये है आपका मगध, जो कि राजगीर और पाटलिपुत्र जिसकी कैपिटल रही, काफ़ी उभर के आया। ठीक है। उसके बारे में पेपर में सवाल भी बनते हैं, तो हम थोड़ा सा मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये इधर हिंदी में भी लिखे हुए हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मगध के बारे में, जो कि एक 16 महाजनपद में से एक था। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है
कि भैया जो आप ये 16 महाजनपद पढ़ा रहे हो, इसमें मगध ही क्यों उभर के आया? तो देखो इसके ना बहुत सारे रीजंस हैं कि मगध ही क्यों सक्सेसफुल एम्पायर रहा, एम्पायर बिल्डिंग में सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले तो ये महाजनपद अपने आप में मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। यहाँ के जो रूलर्स थे ना, जो आने वाली इसमें डायनेस्टी आई जैसे कि आपका हरियंका, शिशुनाग, नंदा, उसके बाद मौर्यन एम्पायर भी मगध में ही डेवलप हुआ। यहाँ के जो रूलर्स थे ना वो बहुत पावरफुल थे। लेकिन यार रूलर्स का पावरफुल होना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, हो सकता है किसी और महाजनपद के भी रूलर्स पावरफुल रहे हों। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उसका ज्योग्राफिकल रीजन कैसा था। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर फर्टाइल लैंड थी, और जब फर्टाइल लैंड होती है, जब लोगों के पास पैसा आता है, तो आपको समझ में, आपको ये चीज़ें समझ आती होंगी कि जब पैसा आएगा तो लोग अपने आप पावरफुल हो ही जाते हैं, है ना। पैसे का कनेक्शन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पावरफुल से तो है। तो यहाँ पर एक तो आपकी मोस्ट फर्टाइल लैंड थी, मोस्ट फर्टाइल लैंड। हो सकता है कि इतने डेप्थ में जाके पेपर में नहीं पूछेगा, बट थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर पावरफुल रूलर्स ने जन्म लिया, वो भी एक रीजन था। साथ में जो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन था ना, वहाँ पर इस वाले पार्ट में आयरन माइंस काफ़ी थी। तो जब आयरन माइंस काफ़ी थी तो आयरन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था, निकाला जा रहा था। जब आयरन ज़्यादा मात्रा में निकाला जा रहा था तो वेपन्स वगैरह अच्छे से बना पाए, ज़्यादा मात्रा में बना पाए, तो कॉन्कर करने में आसानी हुई। लोगों को, दूसरे आसपास के लोगों को, टेरिटरी को एक्सपेंड करने में आसानी हुई। ठीक है। और इस रीजन में ये बताते हैं कि एलिफेंट भी काफ़ी मात्रा में ज़्यादा पाए गए। तो पहले तो जो सेना होती थी उसमें एलिफेंट को भी इंक्लूड किया जाता था ना, तो कॉन्कर करने में, जीत हासिल करने में, किसी भी वॉर में आसानी होती थी। तो एलिफेंट भी काफ़ी थे इस रीजन में, तो वो भी एक रीजन रहा। और जैसे अगर तुम इसकी महाजनपद की जो ये मगध है, इसकी कैपिटल देखोगे राजगिरा, जो कि हिल्स से, मतलब 5-6 हिल्स से घिरी हुई थी, तो इसको कॉन्कर करना ना काफ़ी मुश्किल था। जैसे अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, तो वो रिवर से सराउंडेड थी। तो इनको कॉन्कर करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी और जो चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम रोल निभाती हैं इसको एक तरह से इसका जो एम्पायर बिल्डिंग है वो सक्सेसफुल होने में। इसको, इसका इतना राइज हुआ, आगे चल के डायनेस्टीज आई, तो ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा इस महाजनपद पर, जिसकी वजह से मगध राइज कर पाया। ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। मगध में टोटल 4 डायनेस्टी ने राज किया। एक थी हमारी हरियंका डायनेस्टी, एक थी शिशुनाग, एक थी नंदा, और एक थी मौर्यन एम्पायर। ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर किसी भी महाजनपद में सबसे ज़्यादा किसी की कैपिटल पूछी जाती है तो वो मगध की पूछी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मगध की जो कैपिटल थी पहले राजगिरा थी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र कर दी गई राजगिरा को चेंज करके। ठीक है। तो अब हम एक एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लास्ट डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी थी, इसको मारने के बाद मौर्यन एम्पायर उभर के आता है। तो अभी हम इसमें 3 डायनेस्टी पढ़ेंगे, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी। मौर्यन एम्पायर हम कल के लेक्चर में देखेंगे, मतलब कल का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखो, अगर हम यहाँ पर हरियंका डायनेस्टी के बारे में बात करें तो इसके फाउंडर, ध्यान रखना, बिंबिसार इसके कौन थे? फाउंडर थे। और इनके बेटे होते हैं अजात शत्रु। और देखो, एक गद्दी का लालच, एक बेटा बाप को मार देता है। ठीक है। अजात शत्रु अपने बाप को ही मार देते हैं। ठीक है। और राजा बन जाते हैं। तो ये चीज़ें, मतलब देखा जाए तो यार इन सब चीज़ों में अब अजात शत्रु को भी तुम आगे जाके पढ़ोगे कि उसका बेटा उदयन उसे मार देता है। तो कहते हैं ना कि जैसा हम करते हैं वैसा कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हो रहा होता है। तो भाई, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव किया करो, अच्छे से रेस्पेक्ट किया करो उनकी, क्योंकि कल को तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कैसा करेंगे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि तुम अपने माँ बाप के साथ कैसे हो। ठीक है। और यार, माँ बाप ने हमारी इतनी चीज़ें झेली हैं, अब हम तो माँ बाप को झेल झेल तो नहीं रहे हैं। हमसे ज़्यादा तो बहुत बुद्धिमान है हम, कितने भी कल को नॉलेज वाले हो जाएं, लेकिन उनकी जो सीख है, जो लाइफ लेसन्स हैं, वो हम कभी उतना उनकी उम्र पे आके ही सीख पाएंगे। ठीक है। और देखो, 1 मिनट में जैसे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। हो सकता है कि तुम अपने माँ बाप से ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन माँ बाप कभी तुमसे कुछ बात बोला करें ना, तो उसे सुन लिया करो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन उनकी सोच कभी गलत नहीं होगी आपके प्रति। ठीक है, सारी बातों को छोड़ते हैं। यहाँ पर जो फाउंडर थे आपके, वो बिंबिसार थे। कौन थे? हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार। इनको मार के अजातशत्रु राजा बन जाता है।
ठीक है। और बाद में भाई साहब बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बाद में बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, और यही थे जो हमने पढ़ा था कि जो बुद्धिज्म फर्स्ट काउंसिल कराई थी ना, वो किसने कराई थी? अजात शत्रु ने कराई थी। ठीक है, कहाँ पर कराई थी? राजगिरा में कराई थी, क्योंकि इस वक्त तक जो कैपिटल क्या थी? राजगिरा थी। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि संस्थापक बिंबिसार थे। अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था, अपने पिता को मार डाला। प्रथम बुद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में हमने देखी, किसने कराई है? यहाँ पर, यहीं पर हमने देखा था ना क्या हुआ है, जो बुक्स का कंपाइलेशन हुआ था, 3 बुक्स का, विनय पटाका, सुत्त पटाका, अभिधम्म पटाका, 3 बुक का कंपाइलेशन यहीं पे हुआ था। हमने पढ़ के आए हैं बुद्धिज्म वाले लेक्चर में, तो वो सारी चीज़ें मैं डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा। इसका बेटा हुआ उदयन, तो उदयन ने भी अपने बाप को मार दिया और राजा बन गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चला है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि फादर को मारने वाले को पितृ वंशक, पता नहीं कुछ इस तरह से बोला जाता है, वो भी इसको नाम दिया गया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में, जो इसके बाद आती है, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो शिशुनाग ही था, तो ये तो याद करना बहुत आसान है। और काला अशोक जो कि इसका बेटा था, शिशुनाग का बेटा था, इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, चलो मैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बता चुका हूँ, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, वो नीचे मुझे आप कमेंट करके बताओगे। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्यन एम्पायर आता है, तो नंदा डायनेस्टी एक तरह से लास्ट थी। यहाँ पर हम फाउंडर की बात करते हैं तो महापद्म नंदा यहाँ पर फाउंडर थे। महापद्म नंदा काफ़ी मतलब एक तरह से फेमस रूलर थे महापद्म नंदा। ठीक है, अगर देखा जाए तो धनानंद इसके बाद आता है। ठीक है, और धनानंद लास्ट रूलर कंसिडर किया जाता है। और धनानंद को किसने मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था। पता है, जो धनानंद था, ये बताते हैं काफ़ी शक्तिशाली था। अगर इसकी आर्मी की बात करोगे ना, धनानंद की आर्मी के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पर कितने थे? 20,000 कैवेलरी थे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी आर्मी में 2 लाख इन्फेंट्री थे। ये बताते हैं 2,000 एलिफेंट थे। ये सिर्फ बताते हैं, मे बी आपके पेपर में नहीं पूछे। 2,000 एलिफेंट नहीं, 2,000 चैरियट्स थे। ठीक है, 3,000 एलिफेंट थे, 2 लाख इन्फेंट्री। मतलब इसकी जो आर्मी थी वो काफ़ी पावरफुल रूलर था धनानंद। मतलब धनानंद को आप हल्के में मत लेना, काफ़ी पावरफुल था। लेकिन बाद में ये माना जाता है कि इसके टाइम पीरियड पे अलेक्जेंडर ने आपका इन्वेड किया था, लेकिन वो इसके इस रीजन के पास तक नहीं आया था। जैसे वेस्ट से एंटर हुआ था ना, उधर से आ रहा था, तो वहाँ पर एक उस वहाँ का राजा था पौरस। पौरस को अलेक्जेंडर हरा देता है, उसको बैटल ऑफ हाइदे पीस बोलते हैं। और झेलम रिवर के किनारे हुआ था, तो झेलम बैटल बैटल ऑफ झेलम भी बोला जाता है। लेकिन पौरस बहुत उससे लड़ा था, एकदम हार, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में सबको पता था, खौफ था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। तो ऐसे हार नहीं मानी थी, कुछ राजाओं ने हार मान ली थी, बिना लड़े ही हथियार डाल दिए थे। तो पौरस लड़ा था, बहादुरी से लड़ा था, तो इसकी बहादुरी को देख के अलेक्जेंडर बहुत प्रसन्न हुआ था, और बाद में इसका राज इसको लौटा दिया था पौरस को। लेकिन बाद में जो अलेक्जेंडर था ना, उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि ये तो इधर की साइड बिहार वाले रीजन में, जो कि इधर पड़ता है आपका ईस्ट की तरफ आता, तब जाके उसे धनानंद से सामना हो पाता। लेकिन उस वक्त अगर देखा जाए तो पूछ लेता है कि उस वक्त कंटेम्पररी कौन था, तो नंदा डायनेस्टी का धनानंद रूलर था। और ये भी माना जाता है कि अगर अलेक्जेंडर आता तो धनानंद हरा भी सकता था उसको। और एक तो उसकी आर्मी हार गई थी अलेक्जेंडर की, कि यार अब हम कॉन्कर नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां से जहां से शुरुआत की उसने, वहां से ही लोगों को हराते हुए आ रहा था, तो आर्मी थक गई थी कि भाई अब हम कितना ही कॉन्कर करेंगे और क्या ही हो जाएगा। और उन्होंने धनानंद के भी चर्चे सुने थे कि भाई मोस्ट बहुत पावरफुल रूलर है धनानंद, इसलिए उसकी आर्मी ने मना कर दिया। तो एक ऐसा राजा जो किसी के सामने नहीं हार मानी, जिसने हर इंसान को जिससे लड़ा उसको हरा दिया, वो अपनी आर्मी के सामने हार जाता है और वापस लौट जाता है। वापस जब लौट जाता है तो उसकी बुखार वगैरह से कुछ डेथ हो जाती है। तो कहते हैं ना, लोग अपनों के आगे ही घुटने टेक देते हैं, बाहर वाले क्या ही किसी का कुछ कर पाएंगे।
तो वही बात है कि किसी ने भी उसको हरा नहीं था, लेकिन खुद की सेना की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा, क्योंकि एक तो सेना हार चुकी थी और धनानंद के बारे में सबने सुना था। हो सकता है कि ऐसा भी माना जाता है कि धनानंद उसे हरा भी सकता था, अलेक्जेंडर द ग्रेट को। ठीक है, तो शायद आज अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं होता। ठीक है, लेकिन यार उस अगर आप अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों बोला जाता है उसे। ठीक है, लेकिन वो हमारे इस स्टोरी का पार्ट नहीं है। अभी हम धनानंद के बारे में बात करते हैं। तो धनानंद फिर क्यों हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि इसके बाद जस्ट एक बिट सेकंड, ओके, एम पी वाई क्यों है। अभी हम देखते हैं कि धनानंद को अभी हम मौर्यन पीरियड में पढ़ेंगे कि यहाँ पर चंद्रगुप्त ने मार दिया। क्यों मार दिया? जब उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं हरा सकता था, तो उसको चंद्रगुप्त ने कैसे हरा दिया? तो देखो, कहीं ना जो इसका धनानंद का जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था। ठीक है, पहले तो कोर्ट में जो लोग थे उनके प्रति अच्छा नहीं था। आपको पता है चंद्रगुप्त का जो गुरु थे कौटिल्य, वो आपके धनानंद के ही कोर्ट में थे। बहुत असभ्य व्यवहार था, रूड व्यवहार था, तहजीब नहीं थी। तो जिससे कोर्ट के लोग भी इसके अगेंस्ट हो गए, और कौटिल्य को, ये जो चाणक्य थे, उसको इन्होंने कोर्ट से निकाल दिया। तो चाणक्य जब कोर्ट से निकाला गया था तो बोल के गए थे कि भाई मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा एक दिन, देखना। और बाद में चंद्रगुप्त की हेल्प से, भाई मास्टरमाइंड तो इसके पीछे चाणक्य थे ना, तो बाद में चंद्रगुप्त की हेल्प से बिल्कुल बर्बाद कर दिया, मार दिया, और एक नया एम्पायर बिल्ड हुआ था, मौर्यन एम्पायर। क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो रूड बिहेवियर, असभ्य बिहेवियर, पहले कुछ कोर्ट के मेंबर्स जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए, फिर पब्लिक भी इसके अगेंस्ट हो गई थी। फिर उसकी वजह से ही चंद्रगुप्त इसे हरा पाए थे। और बाद में आपका मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि हम अब आने वाले 6th लेक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें पीवाईक्यू देख लेते हैं। इस टॉपिक से में भी एक ही पीवाईक्यू पूछा गया है। हाँ, इस टॉपिक से एक ही पीवाईक्यू पूछा गया है एमटीएस 2024 में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक ही पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, आगे इस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यार इतने टॉपिक हैं, कितने ही सवाल बनते हैं, हर टॉपिक से वही चार पांच सवाल बनते हैं जी। अब अगर आप सिर्फ एमटीएस की तैयारी करो तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का एक होता है, वो सिलेक्शन से बाहर या अंदर आपको कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ बत्स महाजनपद? तो बत्स क्या पी लो? मौसम्बी का जूस, तो कौसम्बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। पीडीएफ की बात कर देता हूँ। तो देखो, अभी हम स्टैटिक जीके कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक स्टैटिक जीके कवर देखी नहीं है तो जाके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है स्टैटिक जीके फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स करके, देख लो भाई, आपके पेपर में वहाँ से बाहर सवाल नहीं आएंगे। इसके बाद अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं, आने वाले टाइम में पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। इन सभी की हैंड रिटन नोट्स आपको हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ मिल जाएंगे, जो कि पेड ग्रुप है। 199 में आपको पे करना होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मैसेज कर दो कि भैया मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको एक क्यूआर सेंड किया जाएगा, उस पर पे कर दोगे आप, तो आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे बात कर लेते हैं जैसे हम हर लेक्चर में थोड़ी सी एंड में बात करते हैं, जिनका सिर्फ पढ़ाई के मतलब से देखना तो वो जा सकते हैं। देखो यहाँ पर एक आज मैं बात करने वाला हूँ एक्शन की, जस्ट 1-2 मिनट में ख़त्म करता हूँ। आपकी प्रिपरेशन जर्नी में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो एक्शन होता है। कभी कभी आप अंदर से देख रहे होंगे कि आप पढ़ भी नहीं रहे हो, और आपको अंदर से ऐसा लग रहा है यार मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूँ, और उससे क्या होता है, वो जो सिचुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। लाइक आपका मन तो कर रहा है, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बेड से उठ के टेबल पे जा पाए, घर से उठ के लाइब्रेरी जा पाए। लाइब्रेरी भी चले गए तो रील्स देख रहे हो या मूवी देख रहे हो, और वो चीज़ें आप देख तो रहे हो, लेकिन शायद उसमें कहीं ना कहीं आपको मजा नहीं आ रहा है। आपको इरिटेशन भी हो रही है कि यार मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। तो ऐसा देखो, सबके साथ होता है कहीं ना कहीं, किसी ना फेज में, जब प्रिपरेशन फेज में होते हैं, किसी ना किसी के साथ जरूर होता है ऐसा। तो मैं बस आपसे इसी बात उस बात पे बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये जो सोच रहे हो ना, इसको सोच के बस एक बार पढ़ना शुरू कर दो, कोई क्लास देखना शुरू कर दो, एक्शन ले लो। अगर आप 5 दिन से, पिछले 5 दिन से नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप 30 मिनट भी पढ़ लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका पढ़ने की तरफ धीरे धीरे आप डेवलप होते जाओगे। हो सकता है कि वो आपका पूरा दिन अच्छा जाए। बस एक्शन ले दो, एक्शन लेना शुरू करो। कभी कभी ये होते हैं, हम सोचते 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 रहते हैं बट एक्शन नहीं ले पाते। एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सही टाइम पे सही एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए। ये तो सिर्फ एग्जाम है, मैं किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो बस एक्शन लो, एक्शन का वेट मत करो वरना इरिटेट होंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।